बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार जलसे की तारीख देती है, फिर पोस्टपोन करती है, फिर कभी कहती है कि जनाब सिक्योरिटी क्लियरेंस, कभी हमारा एनओसी नहीं मिला, हमें एनओसी कैंसिल हो गया। बट इवेंचुअली एक जलसे की डेट 8 सितंबर जो है उसके ऊपर अब पूरे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुनान का फोकस है। और ये वाहिद जमात है कि जिसके कारकुनान की डिमांड है जलसा किया जाए, और उनकी लीडरशिप जो है वो राइट लेफ्ट होती हुई दिखाई देती है। अभी रिसेंटली भी कुछ ग्रुप्स जो तहरीक इंसाफ के सामने आए, उनके अंदर भी जलसे के ऊपर कोई एम्बिग्विटी थी 8 सितंबर वाले को भी लेकर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं कि तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है या नहीं करना चाहती। ऑब्वियसली एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। वो तो दिखाना चाहेंगे अपना मसल, वो तो दिखाना चाहेंगे अपना वोट बैंक और अपने वोटर्स की सपोर्ट दिखाना चाहेंगे। बट गवर्नमेंट इस हद तक फ्राइटेंड है कि हर वो काम किया जा रहा है कि जिस जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन अपनी सारी स्पेस अपने हाथों से गवा दें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को रोकने के लिए। इसी के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजोरिटी मिलती है 8 फरवरी के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से। यूं स्वीप करती है खैबर पख्तूनख्वा वहां पर, और वो सूबा के जहां पर वो तीसरा टर्म मिल रहा है तहरीक इंसाफ को, जहां पर दूसरा टर्म कभी किसी को नसीब नहीं हुआ। वहां पे एक सबसे स्ट्रांग होल्ड तहरीक इंसाफ के, वी ऑल नो दैट। पिंडी में, इस्लामाबाद में कहीं पर जलसा रखते हैं तो सबसे ज्यादा फिजिबल या सबसे ज्यादा कन्वीनियंट भी ये इलाका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके के लिए बनता है। वहीं के वोटर सपोर्टर जो है, सीधी मोटरवे है, वहां से निकलते हैं, इस्लामाबाद पिंडी पहुंचना वहां के लिए प्रॉब्लम भी कोई नहीं। फिर वहां पर हुकूमत भी है तहरीक इंसाफ की, वो हर्डल भी कोई नहीं आएगी, मैनेजेरियल हर्डल भी कोई नहीं आएगी, इंतजामी हर्डल भी कोई नहीं आएगी कि ना नाके लगाकर बंदे पकड़े जाएंगे तहरीक इंसाफ के। लिहाजा वहां के लोग लाए जा सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पर, और बड़ी तादाद में लाए जा सकते हैं और लोग आ सकते हैं बासानी। उसी को रोकने के लिए जनाबे वाला एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी गई है। और ये कार्रवाइयां कहाँ से डाली जा रही हैं, कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं, इसके ऊपर मैं कमेंट्री नहीं करूंगा। जो खबर है मैं डायरेक्टली आपके सामने रख देता हूँ। असलिया केस, वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के असला केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। बुध को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा रोज जुमेरात को पेश करने का कहा है। असलिया केस की समाअत करते हुए सिविल जज शाइस्ता कुंडी ने तिबी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए SHO थाना भारा को हुक्म दिया कि वो अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करें अदालत में। टुमारो जुमेरात का टाइम दिया गया। ये अब केस क्या है, जरा उसकी जरा कहानी भी सुन लें। अक्टूबर 2016 में इस्लामाबाद पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने बनी गाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से 5 क्लाशनकोफ असॉल्ट राइफल्स, 1 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट, शराब और आंसू गैस के 3 गोले बरामद किए। पीटीए रहनुमा ने पुलिस के इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो 2 लाइसेंस याफ्ता क्लाशनकोफ राइफलों के साथ सफर कर रहे थे और गाड़ी में असले का लाइसेंस मौजूद था। अब कहानी ये नहीं है कि इस केस का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ऑब्वियसली कल अली अमीन गंडापुर पेश हो जाएंगे तो ये जो वारंट गिरफ्तारी उनका निकला हुआ है ये ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा। बट 2016 का केस 8 साल बाद 2024 में जिंदा करके उसके ऊपर वारंट गिरफ्तारी जारी करना एक पैगाम दिया जा रहा है कि जनाबे वाला 8 सितंबर को आप आउट ऑफ द वे जरा जाते हैं, आप जरा बाउंड्री से बाहर निकल कर कोई छक्का मारने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे केसेस पुराने पड़े हुए और वो निकल आएंगे। बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कभी कोई केस मुर्दा नहीं होता। 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना केस भी कभी ना कभी किसी का निकाल लिया जाता है। आपको याद होगा जो एक तहरीक इंसाफ की वजीर होती थी शीरी मजारी साहिबा, उनके वालिद की जमीन और उनकी जमीन वाला केस जो था वो कितनी देर बाद जिंदा किया गया था। वैसे इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो एक और भी दी जा सकती है कि साबिका वजीर आजम पाकिस्तान और भुट्टो शहीद, उनका केस अभी जाकर दोबारा से रिव्यू में आकर और किस तरह दोबारा से डिसाइड किया गया कि उस टाइम के ऊपर जजों से गलत फैसला हो गया था एवरीथिंग। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर केसेस जो हैं वो यहाँ पर मरते नहीं होते। केसेस जो है हमेशा के लिए जिंदा, आप बेशक इक्विटल भी हो जाए, आप बरियत भी हो जाए, बट एट वन पॉइंट, एट एनी पॉइंट फिर भी वो केसेस दोबारा स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो कहानी ये है जनाबे वाला कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो गिरफ्तारी के वारंट जारी करना है, ये आपके लिए, मेरे लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि यहाँ पर केस 10, 20, 30 साल पुराना भी हो जाए तो कोई गल नहीं, जब जरूरत पैंदी हो केस दोबारा जिंदा हो जाता है। होप एंड प्रे कि कल अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पेश होंगे और ऑब्वियसली फर्दर उनको वो चांस मिलेगा कि जो पॉलिटिकल गैदरिंग हक है हर पाकिस्तानी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, जो कानून अलाउ करता है, उसको एक्सरसाइज करने की इजाजत दी जाएगी। यहाँ पर एक और चीज भी याद रखिएगा, कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सेनेट में इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बिल पेश किया कि इस्लामाबाद के अंदर जलसा जुलूस इजाजत के बगैर करने के ऊपर 3 साल की कैद। पहली दफा 3 साल, और 3 साल जेल काट के आप वापस तशरीफ लाएं, आप दोबारा कोई जलसा जुलूस वहां पे करें बगैर इजाजत
इस्लामाबाद के अंदर, तो 10 साल कैद। आज सेनेट ने वो बिल मंजूर कर लिया है। मतलब ये सारे, इसमें फिर मुझे थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बंदे का बीपी ऊपर नीचे होता है इस तरह की खबरें पढ़ के। कोई भी सीजन्ड पॉलिटिकल पार्टी कभी भी अपनी स्पेस पॉलिटिक्स से बाहर के लोगों को नहीं देती, सियासत के सर्कल के बाहर के लोगों को नहीं देती। आज ये पीएमएलएन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने से रोकने के लिए उनकी पॉलिटिकल स्पेस, आइन में तरमीम लाओ, कानून बदल दो, नया बिल लेके आओ, कर रहे हैं सब कुछ। तो क्या तहरीक इंसाफ जिस तरह गवर्नमेंट में थी और आज अपोजिशन में है, इसी तरह पीएमएलएन आज गवर्नमेंट में है, तो कल को इन लोगों ने क्या अपोजिशन में नहीं जाना? क्या इनको लगता है कि ये जल से जुलूस सारी जिंदगी सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जमात ने करते रहना, उन्हें हमेशा अपोजिशन में रहना है? ऑब्वियसली कल को पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, इन लोगों ने अपोजिशन में आना है और फिर इन लोगों ने जल से जुलूस करने हैं और फिर ये बिल निकाल कर, ये कानून निकाल कर इनके सामने रखा जाएगा कि जनाब आप लोग ये कानून साजी करके गए थे कि इस्लामाबाद के अंदर जलसा जुलूस इजाजत नहीं है और बगैर इजाजत के 3 साल कैद है, दूसरी दफा 10 साल कैद है। सो ये हर सियासी जमात जब भी आती है, कोई ना कोई कानून साजी, कोई ना कोई बिलिंग इस तरह की कर जाती है, कोई कुल्हाड़ी अपने पैरों पर इस तरह की मार जाती है। वही पीका कानून से स्टार्ट हो जाए। पीका किसकी गवर्नमेंट में आया? पीएमएलएन की गवर्नमेंट में आया। पीटीआई की गवर्नमेंट में उस टेन्योर के अंदर पीएमएलएन के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। अब उसी के अंदर अमेंडमेंट्स पीएमएलएन ला के पीटीआई और उनके डिजिटल मीडिया वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो हर गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई कानून साजी ऐसी कर जाती है कि जो बाद में उनके अपने लोगों, अपनी सियासी जमात, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के खिलाफ इस्तेमाल होती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक एंगलिंग इसकी ये भी है कि पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा एजिटेशन की पॉलिटिक्स पे बिलीव ही नहीं करते। जब तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में थी तो कितने जलसे जुलूस या लॉन्ग मार्च जो थे पीएमएलएन ने किए थे। एक आधा वो आपको याद होगा, मरियम बीबी और हमजा शहबाज साहब महंगाई मुकाओ मार्च लेके आए थे और उसको भी तहरीक इंसाफ ने बड़े अच्छे तरीके से केटर कर लिया था। लिहाजा ये 8 सितंबर का जो जलसा है उससे पहले चीजें बहुत सारी बदल रही हैं। आगे चलिए, तो कल अख्तर बेंगल साहब का रिजाइन जो था वो एक आई ओपनर था पाकिस्तान के सहाफियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के लिए। वो एक आई ओपनर था। उन्होंने जो चार्ज शीट हुकूमत के ऊपर लगाकर सामने रखी थी आपके और मेरे, वो आई ओपनर थी। आज वैसी ही एक तकरीर मिलती जुलती मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी आपके और मेरे सामने आती है। मौलाना फजलुर रहमान भी बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर बोल रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को टेकअप कर रहे हैं जिनको अख्तर बेंगल साहब ने किया। और यहाँ पर खबर एक ये भी है कि अख्तर बेंगल साहब का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ। इन डेज टू कम, जो सर मैं कल के ब्लॉग में भी रिक्वेस्ट की थी कि उनको एंगेज करें, उनसे बात करें, बैठें, उनको बताएं कि यार बलोचिस्तान का दुख दर्द हुकूमत का दुख दर्द है, बलोचिस्तान का दुख दर्द पाकिस्तान का दुख दर्द है, सिर्फ अख्तर बेंगल साहब का अकेले का पेन नहीं है। सो फाइनली वजीर आजम ने रोक दिया हुआ, उनका रिजाइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और इन डेज टू कम राना सनाउल्लाह साहब या और कुछ सीनियर पॉलिटिशियन जो है वो एंगेज करेंगे अख्तर बेंगल साहब को। अब जरा मौलाना की तकरीर सुनिए, तो आप जरा इसको कहते हैं ना कि वो दिल पर हाथ रख के ये तकरीर को सुनिएगा। एक पाकिस्तानी की, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि मौलाना की पॉलिटिक्स का पैटर्न क्या है, एंगल क्या है, वो किस टाइम पे किस तरफ जाते हैं, क्या करते हैं, गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स करते हैं, वो सारी बातें एक साइड के ऊपर रख दीजिए। लेकिन कोई भी सियासतदान जब दिल खोल कर आपकर मेरे सामने रखे तो उसको फिर हमें भी अच्छे तरीके से सुनना चाहिए और उसके ऊपर जरा परखना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मौलाना फरमाते हैं, पार्लियामेंट नाकाम हो रही है, अब भी वक्त है कि सियासतदान इख्तियार अपने हाथ में लें। सियासी लोगों की अहमियत खत्म हो चुकी है, सीनियर सियासतदान साइड लाइन हैं, दहशतगर्द यहां से वहां तक आजाद हैं, हम यहां इदारों के हाथों में इस्तेमाल होने के लिए नहीं बैठे। बलूचिस्तान में सैकड़ों चौकियां हैं, तो अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाला बलूचिस्तान के इलाके में कैसे पहुंच सकता है? बेशाम से लकी मरवत तक बिला रोके टोके दहशतगर्द कैसे पहुंच जाते हैं? डेरा इस्माइल खान से आगे तक तो कुछ भी महफूज नहीं। और मौलाना ने, अजीब सी बात यह थी कि आज मौलाना जब गरज बरस रहे थे नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो पूरे के पूरा ऐवान जो है वो सन्नाटा था, वहां पर सिर्फ खामोशी थी और सब मौलाना को सुन रहे थे। ऑब्वियसली यहाँ पर एक वो कल का प्रेसिडेंट भी सेट हुआ था कि अख्तर बेंगल साहब ने जिस तरह रिजाइन किया था, मौलाना जिस तरह आज गरज बरस रहे थे, आप उनका माइक बंद करते, आप उनकी बात ना सुनते, आप शोर शराबा मचाते, तो एक तरफ मौलाना का भी रिजाइन आ जाना था। अब यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन राइज होते हैं ना, कि जिस तरह कल अख्तर बेंगल साहब ने रिजाइन करते हुए कहा, सिस्टम से एतमाद लोगों का उठता जा रहा है, तो इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी लोगों का एतमाद ही है। 8 फरवरी का इलेक्शन कैसे हुआ है, आपने, मैंने, हम सब ने विटनेस किया और हम जैसे लोगों ने रिपोर्ट किया, दुनिया के सामने रखा है। तो क्रेडिबिलिटी हुकूमत के पास क्या है, इस ऐवान के पास क्या है, वो ऑलरेडी निल है। और बीच में से फिर निल में से भी वो लोग जो माजी में इमरान खान के नाकिद रहे हुए हैं, आज वो इस सिस्टम के ऊपर तनकीद करते हुए रिजाइन करके असेंबली से बाहर खड़े हो जाते हैं, तो इनके पल्ले है ही कख नहीं। इनके पास जीरो क्रेडिबिलिटी है कि ये किसी को जाकर बता भी सके कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट है। सो दे हैव टू लिसन टू पीपल नाउ।
और अब ये रगड़े का टाइम आ रहा है कि जब हुकूमती पॉलिसीज को, और ये जो बिल्कुल था ना कि एक सफा, मैं एक सफे के हमेशा हक में रहता हूं, लेकिन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए जो इलेक्टेड लोगों का काम है वो सिर्फ इलेक्टेड लोग काम करेंगे, उनका काम लेजिस्लेशन है, उनका काम अपने राइट्स जो लोगों के हैं वो आप सरेंडर नहीं कर सकते। जिस तरह के बलोचिस्तान के ऊपर बात करते हुए कल अख्तर मेंगल साहब ने बार बार इस चीज के ऊपर जोर दिया कि मैंने जाके अपने लोगों को जवाब देना होता है भाई, कि तुम लोगों ने मुझे वोट देकर पहुंचाया तो मैंने आपके लिए क्या किया, मैं वहां पर मेरी आवाज किस हद तक सुनी गई है। लेकिन एज सच उसके ऊपर आप जब वो डिटेल में बात करते हो ना, तो बलोचिस्तान को एज सच कोई अहमियत ही ऐवान के अंदर नहीं मिली। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट का सबसे मेन कंसर्न बलोचिस्तान है, बट एट द सेम टाइम कहाँ पर आपके पॉलिटिशियन बैठे हैं इकट्ठे सारे, कहाँ पर वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि जनाब मैं कमेटीज बना रहा हूँ या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एंगेजमेंट करें, इकट्ठे बैठें और बलोचिस्तान का मुझे कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे। कौन से थिंक टैंक को वजीर आजम पाकिस्तान ने एंगेज किया कि जनाब आप लोग बैठो और मुझे बलोचिस्तान के इश्यूज का बताओ, प्रॉब्लम क्या है। कितनी दफा मारंग बलोच जैसे लोगों को एंगेज किया वजीर आजम पाकिस्तान ने, क्योंकि जब आप सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको सबके साथ बैठना पड़ेगा। ऑब्वियसली दहशतगर्दों के साथ नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल पावर्स हैं जिनकी असले के बगैर कोई भी काविश है, कोई भी एफर्ट है, तो आपको उन तमाम लोगों के साथ बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। फाइनली रिसेंटली आपने देखा कि दो एडहॉक जजेस आए जिनको बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट नाम दिए, उन जजों को पार्ट टाइम जजेस को, मतलब बहुत सख्त सख्त अल्फाज कुछ हमारे दोस्त साहब ने इस्तेमाल किए उनके लिए। सिग्नेटरी जजेस का कहा, वो रिटायर्ड जजेस का कहा, ब्ला ब्ला ब्ला। वो दो जजेस जब आए तो हुकूमत ने और बाकी जो वकला थे और बाकी सहाफ़ी थे हमें उन्होंने बताया कि जी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो पेंडेंसी को कम करने के लिए नए जजेस लाए जा रहे हैं, दो जजेस ऐड किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब जब गालिबन जब ये जजेस आए थे तो 58,000 पेंडेंसी थी, 58,000 केसेस पेंडिंग थे एट दैट टाइम। अब जब से ये जजेस तशरीफ लाए हैं तो होना तो ये चाहिए था कि 58 से 55, 55 से 50, 50 से 45 केसेस कम होते जाते कि जजेस नए आ गए, मेहनत कर रहे हैं, वो केसेस सुन रहे हैं, तो पेंडेंसी कम होती जा रही है केसेस की। बट यहाँ पर गंगा उल्टी बहती है, नए जजेस भी ऐड होते हैं और पेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। वो जो 58,000 थी गालिबन, वो अब 60,000 के करीब पहुंच गई हुई है। और फिर ये जजेस का वो इनको अपॉइंट करने का, इनको लगाने का तरीकाकार क्या था, या मतलब आपने जो अप्रोच रखी थी, जो हमें पाकिस्तानियों को बताया था कि दिस इज द रीजन कि हम दो एडहॉक जजेस अपॉइंट कर रहे हैं और ये इतनी इतनी तनख्वाहें मिलियंस में जो सैलरीज इनके महीने की जाएंगी, उनकी ये वजह है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद कम हो, केसेस स्पीड अप हो, ट्रायल स्पीड अप हो। ट्रायल तो नहीं, ऑब्वियस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन केसेस जो है वो जल्दी उनको डिस्पोज ऑफ किया जा सके, उनके फैसले किए जा सके। लेकिन ये 60,000 के करीब आज पेंडेंसी है। तो फिर आगे जो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेके आ रही है, उस लेजिस्लेशन में अगर 3 जजेस आए, 5 जजेस आए, 7 आए, 6 आए, 10 आए, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि जिस तरह पेंडेंसी अभी 60,000 होगी, फिर इसका मतलब है लाख, सवा लाख, 1.5 लाख पे भी जा सकती है। सो बताया कुछ जाता है और रियलिटी कुछ निकलती है। और इवेंचुअली पे कौन कर रहा है? पाकिस्तान का टैक्स पेयर। आप और मैं पे कर रहे हैं उन तमाम जजेस की कीमत, उनकी गाड़ियों की पेट्रोल की कीमतें, उनकी सैलरीज, उनके स्टाफ की, इवन वो जो कलम इस्तेमाल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी कीमत भी पाकिस्तान का टैक्स पेयर पे कर रहा है। और यही वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम वाकई में प्रोग्रेस करना चाहते हैं या हम सिर्फ कर्ज लेकर एक दूसरे के मुंह में डालकर, इधर से कर्ज लिया इधर दे दिया, इधर से लिया इधर दे दिया, ये टोपी घुमाकर, इसी का नाम मैनेजमेंट है और इसी का नाम हुकूमत है। बिलीव यू मी कि जिस तरह हुकूमत मौजूदा काम कर रही है, चल रही है, मैं कसम खा के कहने को तैयार हूँ कि कोई लेमैन, कोई आम आदमी आप जैसा, मेरे जैसा भी पकड़ के वजीर आजम बना दिया जाए, उसको कह दिया जाए कि जनाब तुम वजीर आजम हो, तुम हुकूमत करोगे, तुम रूल करोगे, तो आप और मैं भी इतनी सी टोपी तो घुमा लेंगे कि कभी इधर से आईएमएफ से कर्जा लेंगे, तो कभी सऊदी अरेबिया से कर्जा लेंगे और कभी यूएई और चीन से लेंगे, एक से पकड़ेंगे दूसरे को दे देंगे, दूसरे से पकड़ेंगे पहले को दे देंगे। इतनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पाकिस्तान में रहने वाला 25 करोड़ के 25 करोड़ पाकिस्तानी कर सकते हैं। आई वंडर कि शहबाज शरीफ साहब के लिए इतनी एफर्ट और इतनी मैनेजमेंट और इतना कुछ करने के बावजूद फिर इनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा के अचीव क्या किया है मौजूदा सेटअप ने और मौजूदा निज़ाम ने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा।